नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चरित्र के बारे में जो किसी के लिए नायक है तो एक किसी के लिए खलनायक है। जो एक पक्ष उनको वीर कहता है तो दूसरा वीर पक्ष माफी वीर कहता है। एक पक्ष उनको भारतीय क्रांति का सबसे अग्रणी योद्धा कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक कहता है, तो दूसरा पक्ष अंग्रेजों का दलाल पिट्ठू कहता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर जिनका जन्म 1863 में बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसे आज महाराष्ट्र कहते हैं, हुआ था। 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जिन्हें हम बंग भंग के नाम से जानते हैं। बंग भंग के विरोध में अगर किसी ने सबसे पहले इस हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ उठाई थी तो वीर सावरकर जी ने उठाई थी। पुणे के अंदर इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी बंग भंग के विरोध में। और इसके बाद 1907 में वीर सावरकर चले जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पर इंडिया हाउस में तमाम क्रांतिकारियों को मिलाकर जोड़कर ये संगठन खड़ा करते हैं। वह क्रांति की ज्वाला जलाते हैं। 1857 की क्रांति को, स्वतंत्रता संग्राम के उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस संघर्ष को किसी ने इस हिंदुस्तान के अंदर अगर पहली बार किसी ने कहा कि आम जनमानस का संघर्ष था, ये भारत की जनता का संघर्ष था, ये दबे कुचले भारत की जनता का संघर्ष था, ये उस भारत की जनता का संघर्ष था जो अंग्रेजों के दर्द से, अंग्रेजों के पीड़ा से कराह रही थी। ये वीर सावरकर जी ने हमको बताने का काम किया। उसके पहले ये माना जाता था कि सिपाही विद्रोह था, ये कुछ सैनिकों का विद्रोह था, कुछ राजाओं का विद्रोह था। वो वीर सावरकर ने बताया 1857 की क्रांति के बारे में। 1907 में एक बुक लिखते हैं, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1908 में प्रकाशित होता है। हालांकि इस बुक पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, लेकिन हॉलैंड से प्रकाशित हो जाता है। 1907 में जब ये इंग्लैंड में होते हैं तो लंदन के अंदर इंडिया हाउस जो था वो क्रांतिकारियों का गढ़ था, और उन क्रांतिकारियों के नायक थे वीर सावरकर। उन क्रांतिकारियों के नेता थे वीर सावरकर, और वीर सावरकर जी वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। लाला हरदयाल के साथ, जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे, उनके साथ मिलकर ये तमाम तरीके की राजनीतिक और क्रांतिकारी हथकंडा बनाते हैं। इसी बीच मदन लाल ढींगरा एक अंग्रेज अफसर वायली का कत्ल कर देते हैं। वो चाहते थे वायसराय का कत्ल करना, लेकिन वायसराय सही समय पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वायली का कत्ल हो जाता है। कत्ल कहिए या वध कहिए, मैं तो उसको वध मानता हूँ, जिसमें मदन लाल ढींगरा जी को अंग्रेज अरेस्ट कर लेते हैं और उनको फांसी हो जाती है। इसी में वीर सावरकर जी को भी गिरफ्तार किया जाता है और उनको हिंदुस्तान लाया जाता है। जब उनको पानी के जहाज से हिंदुस्तान लाया जाता है तो 20 समुद्र में कूद जाते हैं, और वहाँ से तैर कर वो फ्रांस के पोर्ट तक पहुँच जाते हैं। दुर्भाग्य से जिस मित्र को वहाँ पहुँचना था वो समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण वीर सावरकर जी को वहाँ से अंग्रेज अफसर फिर से जाकर अरेस्ट कर लेते हैं और उनको हिंदुस्तान लाया जाता है। उन पर अभियोग चलाया जाता है और उनको दोहरे आजीवन कारावास की सजा होती है। इस सजा को भोगने के लिए जिसको काला पानी भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में, और वहाँ पे उन पे तमाम तरीके के जो आजमाइश अंग्रेज करते हैं, जुल्म करते हैं। जो फांसी होती थी वो वीर सावरकर जी के बगल वाली कोठरी में होती थी, और उन वीर सावरकर जी को फांसी लाइव देखनी होती थी। ये इस तरीके से, और इनको अंग्रेज इन पे बहुत कड़ी नज़र रखते थे। कोल्हू में बैल की जगह पर इनको जोता जाता, तब इनको भोजन मिलता था। वहाँ भी क्रांतिकारियों के नेता के रूप में क्रांतिकारियों को यूनाइट करते हैं, जिसमें बारिन घोष जैसे नेता थे, क्रांतिकारी थे, और आपको बाबा राव थे, सचिन नाथ सान्याल थे, वो तमाम क्रांतिकारी वहाँ पे उसमें बंद थे। हालांकि कांग्रेस का एक भी नेता वहाँ पे बंदी नहीं था, और ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलाकर वहाँ पे ये फिर रणनीति ये लोग बनाते हैं, और फिर वहाँ से वीर सावरकर पिटीशन दायर करते हैं
चूँकि इस टाइम पे अंग्रेज काला पानी सजा जो पाए मुजरिम होते थे उनको छोड़ते थे। 1911 में भी जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उसमें भी कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में भी कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ा गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध के बीच में भी कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ा गया था। तो वीर सावरकर जी उसी को आधार बनाकर अंग्रेजों से रिहाई की बात करते हैं। फिर भी अंग्रेज इनको डेंजरस कैटेगरी में रखते थे। तो 1917 की इनकी एक लेटर है जिसमें वीर सावरकर लिखते अगर मुझे न छोड़ा जाए तो उन तमाम क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए, और इन तमाम क्रांतिकारियों की तरफ से ये पैरवी कर रहे थे और अंग्रेज उन तमाम क्रांतिकारियों को छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको माफ़ीनामा करते, लेकिन ये माफ़ीनामा नहीं था। अगर ये माफ़ीनामा अगर वीर सावरकर के लिए कहते हैं तो बारिन घोष के लिए क्यों नहीं कहते? और सचिन दास सान्याल जी ने लिखा है अपने संस्मरण में कि वीर सावरकर के पिटीशन को अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी को आधार बना के मैंने पिटीशन डाली और मेरे को छोड़ दिया। और सबसे आखिर में इनको छोड़ा जाता है वीर सावरकर जी को, बारिन घोष को, सचिन दास सान्याल को और अनुशीलन समिति को, उन तमाम बंगाल में जो अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थी उन तमाम लोगों को छोड़ने के बाद इनको छोड़ा जाता है। फिर इनको लाके रत्नागिरी के जेल में कैद कर लिया। इनको छोड़ा नहीं जाता बल्कि रत्नागिरी के जेल में कैद कर लिया जाता है, सिर्फ काला पानी से इनको लाके, और 3 साल इनको रत्नागिरी में रखा जाता है और फिर वहाँ से इनको तमाम शर्तों के साथ रिहा किया जाता है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ सकते थे। काफ़ी समय इनको हाउस अरेस्ट भी था, तो वहाँ से इनको छोड़ा जाता है। और फिर वीर सावरकर जी आते हैं और फिर ये जाति प्रथा के विरुद्ध में अपना जन जागरण शुरू करते हैं, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में, समाज में जो कुप्रथाएं थी उसके विरुद्ध में ये अभियान चलाते हैं। और इस तरह से वीर सावरकर जी, अब दूसरी बात यहाँ आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों के पेंशन पे पलते थे। तो अंग्रेज जिनको भी काला पानी की सजा होती थी उनको उनकी चल और अचल संपत्ति अंग्रेज जब्त कर लेते थे। तो उस केस में जब इनको छोड़ा जाता था काला पानी सजा वाले मुजरिम को, तो उनको 100 रुपये अंग्रेज देते थे, महीना देते थे। तो उसी ये में वीर सावरकर जी को मिलता था और इनको 60 रुपये मिलता था। सचिन दास सान्याल को 100 रुपये मिलते थे, बारिन घोष को 100 रुपये मिलते थे और अनुशीलन समिति के उन तमाम क्रांतिकारियों को 100 रुपये मिलते थे, लेकिन वीर सावरकर जी को 60 रुपये मिलते थे। तो इसी पे मैं एक बात कहूँगा कि जिन्होंने इस देश के लिए दोहरे काला पानी की सजा पाई, उनके लिए यह काला पानी नहीं, यह अमृत की खान, उनके कारण ही बचा अपना हिंदुस्तान। बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, उनके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद। ताज हमारे सर रखे पर खुद रहे फकीर, उम्र के 2-2 सहे धन सावरकर वीर, धन सावरकर वीर, धन सावरकर वीर। तो वीर सावरकर जी को ये कहना कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप वीर सावरकर जी को अंग्रेजों का पिट्ठू कहते हो तो बाबा राव को क्यों नहीं कहते? अनुशीलन समिति को उन तमाम क्रांतिकारियों को क्यों नहीं कहते? तुम्हारी हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि बंगाल में तुम्हारी औकात बता दी जाएगी। सचिन दास सान्याल को क्यों नहीं कहते? तो ये एक कॉन्स्पायरेसी के तहत कहते हैं, क्योंकि वीर सावरकर जी हिंदुवादी थे। और उसके बाद वीर सावरकर जी आते हैं और वो लगातार तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। और जो उन्होंने एक बुक लिखा था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका 2nd एडिशन जो लिखते हैं वो भगत सिंह लिखते हैं। वो कितने क्रांतिकारियों का आदर्श था, आप इससे सोच सकते हैं। उसके बाद वीर सावरकर जी देखते हैं कि इस देश में, चूंकि वो युगद्रष्टा थे, तो हिंदू समाज की दयनीय स्थिति थी, तो उसको लेके फिर वो हिंदू समाज के लिए काम करने लगते हैं। एक और आक्षेप ये लोग लगाते हैं कि वीर सावरकर जो थे उन्होंने कहा था हिंदुओं से अधिक सेना संख्या में सेना में भर्ती हो जाओ, सेना और पुलिस में भर्ती हो। तो वीर सावरकर जी युगद्रष्टा थे, वो देख रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो चाहते थे कि आज न कल अंग्रेज इस देश को छोड़ कर जाएंगे, फिर इस देश में क्या होगा, इसलिए वो कहते थे। और ये 1947 में सत्य हो गया। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सेना और पुलिस में हिंदुओं की उपलब्धता बहुत ही कम थी। और जब ये पार्टीशन हुआ उस समय बड़े पैमाने पर वेस्ट पंजाब, यानी कि आज का पाकिस्तान पंजाब, फ्रंटियर आज का खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में
हिंदुओं का नरसंहार हुआ। इवन इस्लामिक मिलिट्री जिसमें बलूच मिलिट्री शामिल थी और पुलिस और आम नागरिकों के मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं की हत्याएं कर रही थी। और यहाँ हिंदुओं की संख्या थी नहीं सेना और पुलिस में जो मार खा रहे थे। तो इसलिए वीर सावरकर कह रहे थे कि अधिक से अधिक सेना और पुलिस में भर्ती हो जाओ। और अंत में मैं कहूँगा कि गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, वीर सावरकर जी का प्यारा वतन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोए रहे देशभक्तों तो वोट के भिखारी कांग्रेस, समाजवादी, लालू, मुलायम, ममता मिलकर सारा वतन बेच देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।